फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के ऑप्शनल ज्योग्राफी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग फरवरी और मार्च महीने की जो ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन है इसको कवर कर रहे थे। तो इसमें देखिए कुछ अभी ऐसे टॉपिक रह गए हैं जिन्हें हम लोगों को कवर करना है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो देखिए, मैंने अपनी प्रोफाइल दे रखी है, यहाँ पर मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है। 14 अगस्त 1992 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 5 साल से पिछले मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी को पढ़ा रहा हूँ। और जो मैंने YouTube के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, ये सबसे ज्यादा देखे गए वीडियोस हैं, जैसे क्रिस टॉलर का मॉडल है, वेबर का मॉडल है। इस तरह से मल्टीपल वीडियोस हैं जो YouTube पे सबसे ज्यादा देखे गए हैं। और देखिए, मेरी पेड क्लासेस भी चलती हैं। अगर आप पेड क्लासेस की जानकारी चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7905251328 पर मुझे कॉल कर सकते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। इसको शॉर्ट में कहते हैं NUE। तो NUE बेसिकली एक रेशियो या फिर एक अनुपात होता है जो कि बताता है कि आपने कितनी नाइट्रोजन का प्रयोग करके कितनी फसल का उत्पादन किया। अब देखिए, एफिशिएंसी का मतलब ही यही होता है कि कम से कम इनपुट का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट का उत्पादन करना। तो जब आप कम से कम नाइट्रोजन का यूज करके मैक्सिमम हार्वेस्ट का उत्पादन करते हैं तो ये कहा जाता है कि आप नाइट्रोजन का एफिशिएंटली उपयोग कर रहे हैं, यानी सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए, रेशियो जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा नंबर आपको मिलेगा, इसका मतलब होता है कि नाइट्रोजन का उतना ही कम वेस्टेज हो रहा है, यानी कि ज्यादा नाइट्रोजन बर्बाद नहीं हो रही है। अब देखिए, जब ये एफिशिएंसी घटने लगती है तो देखिए फार्मर को क्या करना है। अगर फसल का उत्पादन करना है तो फसल को नाइट्रोजन देना पड़ेगी। लेकिन जब फार्मर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन देता है तो जो है थोड़ी सी फसल को इसका फायदा हो पाता है। तो ऐसे में फार्मर क्या करेगा, और भी ज्यादा नाइट्रोजन का उपयोग करेगा, क्योंकि उसको जो यील्ड है उसको बढ़ाना है, यानी कि जो उत्पादन है उसको फार्मर बढ़ाना चाहता है। लेकिन इससे होता क्या है, जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है वो और ज्यादा खराब हो जाती है। यानी कि फार्मर जब नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा उपयोग करता है, या फिर कह लीजिए जब खाद का, फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा उपयोग करता है, तो इससे जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है वो और खराब हो जाती है। तो देखिए, जनरली ऐसा होता है, एक जो जनरल आंकड़ा है वो ये कहता है कि आप जितनी खाद का इस्तेमाल करते हैं, जितना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का आप इस्तेमाल करते हैं, उसका केवल जो 30% है वो पौधों तक पहुंचता है। और बाकी क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, इसमें मिल जाता है और अलग अलग तरीके से हमारे स्वास्थ्य को, मृदा को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि पौधों को अगर आप मान लीजिए 100 यूनिट नाइट्रोजन दे रहे हैं फर्टिलाइजर के माध्यम से, तो पौधे को बेसिकली केवल 30 यूनिट ही मिलेगी। तो देखिए, इसके साथ ही क्या है कि जो हमारा भारत है, यहाँ पे नाइट्रोजन पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है। इसका कारण है कि देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है, इसकी वजह से 70% नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है। यानी अगर देश में मान लीजिए रोज 100 यूनिट नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, तो इसमें से जो 70 यूनिट नाइट्रस ऑक्साइड है ये केवल एग्रीकल्चर की वजह से निकल रही है। इसके साथ ही देखिए, जो 77% इसमें से एमिशन है वो फर्टिलाइजर की वजह से होता है, जिसमें मोस्टली यूरिया आता है। यानी कि जो यूरिया वगैरह है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। अब देखिए क्या है कि नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, छिड़काव किए गए नाइट्रोजन में से वो अंश है जो पौधे द्वारा अवशोषित और उपयोग किया जाता है। तो हिंदी में अगर आपको परिभाषा लिख के आना है तो आप यही लिख के आइए कि नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, छिड़काव किए गए नाइट्रोजन में से वो अंश है जो पौधे द्वारा अवशोषित और उपयोग किया जाता है। तो पर्यावरणीय सततता के संवर्धन में पौधों द्वारा नाइट्रोजन के उपयोग की क्षमता में सुधार एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि हमें अगर इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना है तो इसके लिए जो हमारी नाइट्रोजन उपयोग की क्षमता है, या जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है, हमें इसमें सुधार करना ही पड़ेगा। और वर्तमान में देखिए, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह की तकनीक है, ये हमको एक नई उम्मीद दे रही है। इसका कारण है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह है, इसके माध्यम से जो पौधों की किस्में तैयार की जा रही हैं, उनकी नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता ज्यादा होती है। यानी कि वो नाइट्रोजन को ज्यादा एफिशिएंटली उपयोग कर पाते हैं।
तो ये टॉपिक हो गया आपका नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी का, जो बेसिकली आपसे मेंस में पूछा जा सकता है और बाकी प्रीलिम्स में भी शॉर्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। तो दूसरा टॉपिक एक्चुअल में एक स्कीम से संबंधित है जिसका नाम है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, इसको शॉर्ट में कहा जाता है मित्रा स्कीम। आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि भारत सरकार के द्वारा भारत में जो कपड़ा उद्योग है इसके संवर्धन हेतु कौन कौन से उपाय किए गए हैं। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि जो मित्रा स्कीम है इसको लाया गया है। तो ये देखिए बेसिकली जो मित्रा स्कीम है किसके लिए है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है। और इसकी मदद से क्या किया जाएगा कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा, यानी कि जो विश्व में उद्योग हैं उसके समान ही हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। इसके साथ ही कोशिश की जाएगी कि भारत का जो टेक्सटाइल उद्योग है इसमें बड़े पैमाने पे निवेश आ सके, इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो सके और हम विश्व में एक्सपोर्ट कर सकें, यानी कि हम विश्व के जो अलग अलग देश हैं वहां पर अपने कपड़े को निर्यात कर सकें। तो देखिए बेसिकली ये जो आपकी मित्रा स्कीम है इसको जो यूनियन बजट है 2021-22 का इसमें लाया गया है। जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये जो स्कीम है इसके माध्यम से हम लोग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि विश्व में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे। और हमारी कोशिश है कि हम ग्लोबल चैंपियन बन सके एक्सपोर्ट में, यानी कि हम विश्व में ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सके। इसके बाद देखिए आता है महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम। तो ये जो महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम है आपके ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये एक्चुअल में कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम है, यानी जो हमारे भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा है, जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है वहां पे बेटर कनेक्टिविटी के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। और देखिए जब नाम ही में ब्रह्मपुत्र आ जाता है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इससे ये संबंधित है। तो देखिए इसमें क्या है, बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जाएंगी, बहुत सारे विकास के कार्य किए जाएंगे। और इससे किसको किसको फायदा होगा, वो लोग जो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास रहते हैं और जो बराक नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं इन सभी को फायदा होगा। तो देखिए जो महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम है इसके अंदर कुछ की इनिशिएटिव हैं जिनको हम लोग देखेंगे। जैसे कि इसके अंतर्गत रो पैक्स वेसल सर्विस को शुरू किया जाएगा। तो देखिए वेसल क्या होता है, हमारे जलपोत। तो यानी कि ये एक तरह की वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है। ये जो रो पैक्स वेसल सर्विस है ये वाटर ट्रांसपोर्ट या जल परिवहन की एक सेवा है। और ये कहां पर देखिए होगी, ये कई सारे स्थान हैं जिनके बीच में चलेगी, जैसे नीमती घाट और माजुली आइलैंड के बीच में, इसी तरह से नॉर्थ गुवाहाटी और साउथ गुवाहाटी के बीच में, धुबरी और हत्सिन की मारी के बीच में ये जो वेसल सर्विस है इसको स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस को स्टार्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो ट्रेवल टाइम है वो कम हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारा भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा है, जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कनेक्टिविटी की, यानी कि ये जो बाकी दुनिया है उससे काफी कुछ कटा हुआ है। तो इसीलिए इस तरह की जो कनेक्टिविटी की सर्विसेज हैं उनको लाया जाता है। इसी तरह की आपकी एक सर्विस हो जाती है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल। इसको बनाया जाएगा असम के जोगी घोपा में, ये एक टर्मिनल है। अब देखिए ये क्या काम करेगा, नाम से ही क्लियर है कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ये काम करेगा। यानी कि जो कार्गो शिप होते हैं वो आसानी से नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकेंगे। जैसे कि जो मेघालय है, त्रिपुरा है, इन सब जगहों पे जो कार्गो शिप्स होते हैं वो आसानी से मूव कर सकेंगे। इसके साथ ही ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसको भूटान है, बांग्लादेश है, इनके साथ भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि व्यापार वगैरह बढ़ सकेगा। इसके साथ ही फिर देखिए कुछ जो ई पोर्टल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल होते हैं, इनको भी लॉन्च किया गया है जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ सके। तो इसमें जैसे पहला आता है कार्गो डेटा पोर्टल, यानी कार डी पोर्टल। तो ये देखिए क्या करेगा, जो कार्गोज हैं, जो क्रूज हैं, इनका डेटा प्रोवाइड करेगा रियल टाइम बेसिस पे। इसके साथ ही फिर एक और जो आपका पोर्टल है इसका नाम है पानी, फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर एसेट एंड नेविगेशन इंफॉर्मेशन। ये देखिए पानी क्या करेगा,
इसमें जो आपकी कह लीजिए रिवर नेविगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी इस पोर्टल पे जाकर के आप रिवर में नेविगेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित इंफॉर्मेशन चाहते हैं उस सभी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम। अब देखिए आज का अंतिम टॉपिक है मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020। तो ये देखिए जो बेसिकली बिल है बंदरगाहों के प्रशासन से जुड़ा है। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर हमें अपने देश का निर्यात बढ़ाना है तो इसके लिए हमें अपने बंदरगाहों को प्रतिस्पर्धी बनाना होगा, विश्व स्तर का बनाना होगा। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बिल को लाया गया है। तो ये बिल जो है राज्यसभा से पारित हो गया 10 फरवरी 2021 को। और इसका नाम जैसा कि मैंने बताया मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल है। देखिए इसमें क्या होने वाला है यहां पर अभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल कुछ बातें समझ लेते हैं। तो प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह का बोर्ड बंदरगाह की सीमा के भीतर स्थापित या विकसित किए जाने वाले किसी भी विकास या अवसंरचना के संबंध में एक विशिष्ट मास्टर प्लान बनाने का हकदार होगा। देखिए अगर कहीं पे कोई भी काम होता है तो उसको चलाने के लिए, जैसे अगर आपकी एक कंपनी है तो उस कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड होता है। अब देखिए जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उनके पास लाभ ये होता है कि उनके कामकाज में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन जहां पर भी ट्रिपल पी मॉडल होता है या सरकारी काम होता है वहां पर अलग अलग जो सरकारी हस्तक्षेप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से जो कह लीजिए इस तरह का प्रशासन का कार्य है वो स्लो पड़ जाता है और प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये बिल लाया गया है। देखिए पहले जो हमारे बंदरगाहों का प्रशासन है वो एक ट्रस्ट बनाया गया था और इस ट्रस्ट के द्वारा देखा जाता था। यानी हर बंदरगाह के प्रशासन को देखने के लिए उसका एक ट्रस्ट होता था। और ये जो बंदरगाह है इसके ऊपर राज्य सरकार के नियम भी लागू होते थे। अब देखिए ये जो नया बिल लाया गया है इसके माध्यम से क्या किया गया है कि एक बोर्ड को बना दिया जाएगा। यानी जो पुराना ट्रस्ट था उसकी जगह पे एक बोर्ड स्थापित कर दिया जाएगा। इस बोर्ड में अलग अलग मेंबर्स होंगे और ये बोर्ड क्या करेगा कि बंदरगाह को किस तरह से चलाना है, यानी जिस बंदरगाह का बोर्ड है उस बंदरगाह को किस तरह से चलाना है, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, इस सब के लिए मास्टर प्लान बना सकता है ये बोर्ड। और इस मास्टर प्लान को बनाते समय जो आपका बोर्ड है वो राज्य सरकार के नियमों के अधीन नहीं होगा, यानी कि राज्य सरकार के नियमों से मुक्त होगा। इसके साथ ही यह विधेयक देश के प्रमुख बंदरगाहों को ज्यादा स्वायत्त बनाएगा। जाहिर सी बात है जब आप अपने निर्णय अपने आप ले सकते हैं, जब बोर्ड को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा तो ऐसे में जो हमारे बंदरगाह का प्रशासन है वो ज्यादा स्वायत्त हो जाएगा। विधेयक बंदरगाहों को विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मदद करेगा। यानी कि जो हमारे बंदरगाह हैं वो विश्व स्तर के बन पाएंगे इस विधेयक की वजह से। और अगर देखिए भारत में हम लोग बात करें कि कितने मेजर पोर्ट हैं, कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, देखिए ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, खासकर पीसीएस के प्रीलिम्स में। तो वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। दीनदयाल बंदरगाह जो आपका हो गया, मुंबई हो गया, जेएनपीटी हो गया, इस तरह से यहाँ पर नाम दिए गए हैं। टोटल एक्चुअल में 12 प्रमुख बंदरगाह हमारे देश में है। अब देखिए जो बिल की मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं यहां पर आपको बताऊंगा। तो पहले तो बात कर लेते हैं इसके प्राधिकरण के विषय में। तो यहाँ पर एक प्रमुख पोर्ट प्राधिकरण बोर्ड को बनाया गया है। तो इस विधेयक में प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड के निर्माण का प्रावधान है। यानी कि बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी बनेगा हर एक बंदरगाह के लिए। ये बोर्ड मौजूदा पोर्ट ट्रस्ट की जगह लेगा। यानी अभी कौन काम कर रहा है, पोर्ट ट्रस्ट। इस पोर्ट ट्रस्ट की जगह कौन आ जाएगा, आपका जो बोर्ड है ये आ जाएगा। सभी प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन वर्ष 1963 के अधिनियम के अंतर्गत संबंधित पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। तो 1963 का बेसिकली अधिनियम था, इसी के अंतर्गत ये पोर्ट ट्रस्ट बनाए गए थे और इन्हीं के द्वारा जो बंदरगाह है इनका अधिनियम किया जाता था या इनका प्रशासन किया जाता था। अब देखिए इसकी रचना क्या होगी, यानी कि ये जो नया बोर्ड बनाया जा रहा है इसकी रचना क्या होगी, इसमें कौन कौन होगा। तो देखिए इसमें जो है रेल मंत्रालय है, रक्षा और सीमा शुल्क मंत्रालय है,
इसके साथ ही राजस्व विभाग है, और साथ में जो राज्य है, जिस राज्य का बंदरगाह है उस राज्य के प्रतिनिधि जो हैं इस बोर्ड में शामिल किए जाएंगे, जिससे कि सभी जो विभाग हैं उनको प्रतिनिधित्व मिल सके, और साथ में जिस राज्य का बंदरगाह है उस राज्य को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। इसमें एक सरकारी नामांकित सदस्य और प्रमुख पोर्ट प्राधिकरण के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य शामिल होगा। यानी कि एक हमारी जो सरकार है उसका नामांकित सदस्य होगा, और इसके साथ ही जो पोर्ट के कर्मचारी होते हैं उनके भी हित को रखने के लिए, उनकी जो पक्ष की बातें हैं उनको रखने के लिए भी एक सदस्य होगा। इसकी देखिए शक्तियां क्या होंगी। तो यह विधेयक बोर्ड को प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिए अपनी संपत्ति और धन का उपयोग करने की अनुमति देता है। यानी कि बोर्ड के पास जो संपत्ति आएगी बंदरगाह से, उसका ये बोर्ड इस्तेमाल कर सकेगा बंदरगाह के विकास के लिए। इसके साथ ही जो आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, इसके अंतर्गत जो प्रशासन होता है वो तटकर वगैरह को तय कर सकेगा, यानी किसी बंदरगाह पे कितना तटकर वगैरह लगेगा इसको भी तय कर सकेगा। और इसमें कुछ कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह यानी सीएसआर वगैरह के भी प्रावधान हैं। इसके साथ ही देखिए जो हमारे भारत में प्रशासन के काम होते हैं उसमें न्यायिक देरी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि मामलों को निपटाने में बहुत समय लगता है। तो इसीलिए एक न्यायिक बोर्ड का भी गठन कर दिया गया है। ये क्या करेगा, जैसे बंदरगाह और ट्रिपल पी के बीच में अगर कोई विवाद वगैरह आता है तो इसका निपटारा ये न्यायिक बोर्ड कर देगा। अच्छा देखिए ये जो बिल है इसको लेकर के राज्य सरकारों में नाराजगी है, क्योंकि उनका कहना है, राज्य सरकारों का कहना है कि उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। अब देखिए अगर बिल के लक्ष्य की बात करें, जो मुख्य चीजें हैं वो डिस्कस कर ली हैं, तो इसमें विकेंद्रीकरण करना, यानी कि अधिक से अधिक लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना। इसके साथ ही जो निर्णय की प्रक्रिया है या जो प्रशासन है उसको ज्यादा व्यावसायिक बनाना यानी प्रोफेशनल बनाना, वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देना, निर्णय लेने को तेज करना, ज्यादा पारदर्शी करना, ये सारे हो गए। इसके साथ ही एक रीओरिएंटिंग मॉडल होता है, इसको बंदरगाहों के प्रशासन में इस्तेमाल करना, ये सारे इसके लक्ष्य हैं। अगर महत्व की बात करें तो देखिए इससे बेसिकली क्या होगा, एक तो ट्रिपल पी के अंतर्गत जो बड़े बंदरगाह हैं इनमें निवेश बढ़ जाएगा, यानी कि हमारे जो प्रमुख बंदरगाह हैं इनमें ज्यादा निवेश आने की संभावना है। और ये जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके भी अनुरूप ये बिल है। तो ये आपका हो गया मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल। इसके साथ ही देखिए जो हम लोगों ने फरवरी और मार्च महीने की ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन है इसको कवर कर लिया है। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो अपनी डाउन टू अर्थ मैगजीन है इसकी तरफ मूव करेंगे।